तो क्या हाल है आप सभी की। उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे, सब बढ़िया होंगे, अपने अपने घर पर मौज काट रहे होंगे। तो देखिए, जैसे कि आपको पता है कि इलेक्शन का रिजल्ट आ चुका है। यहाँ पर लगभग 1.5 महीने तक ये जो इलेक्शन चला है उसका रिजल्ट यहाँ पर फाइनली आ चुका है और यहाँ पर क्लियर मेजॉरिटी यहाँ पर एनडीए गवर्नमेंट को मिल चुकी है, एनडीए गठबंधन को मिल चुकी है। यहाँ पर मैं बीजेपी की बात नहीं कर रहा हूँ, बीजेपी और या कोई सी दूसरी पार्टी ने भी यहाँ पर कोई भी बहुमत हासिल नहीं किया है। बहुमत के लिए चाहिए यहाँ पर 272 सीटें, क्योंकि लोकसभा में जो सीटें होती हैं वो 543 सीटें होती है, यानी कि 543 सीटें। तो इस हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पर जो 272 नंबर है वो यहाँ पर मेजॉरिटी के लिए होना चाहिए। किसी पार्टी ने यहाँ पर 272 सीटें लेकर आ गई तो उसकी सरकार यहाँ पर बन जाएगी। तो 2014 में बीजेपी लेकर आ गई 284 सीटें, 282 सीटें लेकर आ गई और 2019 में 330 सीटें लेकर आ गई। तो इससे जो बीजेपी उसका बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस बढ़ गया कि इस बार तो हम यहाँ पर जो सारे रिकॉर्ड है वो तोड़ ही डालेंगे। तो इसी वजह से यहाँ पर जो है बीजेपी ने ये नारा दे दिया कि भाई अब की बार जो है 400 पार, 370 तो यहाँ पर बीजेपी पार करेगी और जो एनडीए मिलाकर जो सीटें पार होगी वो 400 होगी। तो इस बार 400 पार, मोदी की गारंटी, ये सब चलता रहा यहाँ पर। लेकिन जब यहाँ पर रिजल्ट आया तो तब पता चला कि यहाँ पर तो 300 पार भी नहीं हुए। 293 जो सीटें हैं वो यहाँ पर एनडीए गठबंधन को मिली। हालांकि देखा जाए तो यहाँ पर जो है मेजॉरिटी के नंबर से ज़्यादा ही है, 272 चाहिए ना तो 293 मिल गई है, यानी कि 21 ज़्यादा है। तो यहाँ पर जो क्लियर मेजॉरिटी है वो मिल गई है और इसकी वजह से यहाँ पर जो मोदी सरकार है वो यहाँ पर बन गई है, मोदी 3.0। और इस इलेक्शन रिजल्ट में अगर यहाँ पर बीजेपी को सबसे ज़्यादा निराशा हुई है तो वो है यहाँ पर उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में यहाँ पर जो प्रदर्शन है वो बहुत ज़्यादा बेकार हुआ है, क्योंकि देखा जाए तो 2014 में यहाँ पर जो है 80 सीटों में से यहाँ पर कितनी जीती थी बीजेपी ने, 72 सीटें जीती थी। और फिर उसके बाद यहाँ पर जो है 2019 में जब इलेक्शन हुए तो 80 सीटों में से 64 सीटें जीती। लेकिन इस बार बहुत बड़ा सेटबैक लगा है, क्योंकि देखा जाए तो 80 सीटों में से यहाँ पर बीजेपी के हाथ में सिर्फ और सिर्फ 33 सीटें ही आई है। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा धक्का लगा है। और इसी के साथ ही यहाँ पर जो महाराष्ट्र है, सबसे बड़ा दूसरा धक्का जो लगा है वो यहाँ पर महाराष्ट्र में लगा है, क्योंकि देखा जाए तो यहाँ पर जो है 48 सीटें होती है लोकसभा सीटों के हिसाब से। देखा जाए तो ये उत्तर प्रदेश के बाद दूसरा सबसे बड़ा राज्य है, यहाँ पर 48 सीटें हैं। तो महाराष्ट्र का जब रिजल्ट आया तो यहाँ पर भी चौंकाने वाली बात हुई, क्योंकि यहाँ पर देखा जाए तो 48 सीटों में से यहाँ पर जो 30 सीटें हैं वो महाविकास आघाड़ी लेकर चली गई। महाविकास आघाड़ी में कौन कौन सी पार्टी है? उद्धव ठाकरे की शिवसेना, और इसके अलावा शरद पवार की एनसीपी, और उसके अलावा जो कांग्रेस है वो तो है ही। तो यहाँ पर जो दूसरी तरफ जो पार्टी थी वो है महायुति का गठबंधन। महायुति गठबंधन में कौन कौन सी पार्टियां हैं? एकनाथ शिंदे की शिवसेना, और इसके अलावा यहाँ पर अजीत पवार की एनसीपी और बीजेपी। तो इस तरह से यहाँ पर जो है ना दो फैक्शन यहाँ पर लड़ रहे थे। एक तो तरफ तो यहाँ पर जो महाविकास आघाड़ी है, कांग्रेस लेड यहाँ पर जो महाविकास आघाड़ी है वो, और दूसरी यहाँ पर जो है महायुति अलायंस है, बीजेपी लेड। तो यहाँ पर जो ना ये चीज़ें चल रही थी। लेकिन जैसे ही यहाँ पर महाराष्ट्र का रिजल्ट आया तो वैसे यहाँ पर जो चीज़ें हैं ना वो पलटनी शुरू हो गई, और हो सकता है आने वाले समय में यहाँ पर जो महायुति अलायंस की जो सरकार चल रही है ना वो यहाँ पर गिर जाए, और यहाँ पर जो एकनाथ शिंदे के एमएलए हैं वो भी यहाँ पर ख़त्म हो जाए, और जो अजीत पवार के जो एमएलए एमपी है वो भी यहाँ पर ख़त्म हो जाए, और दूसरी पार्टियों का यहाँ पर दामन थाम ले। तो आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं कि भाई यहाँ पर जो चीज़ें हैं महाराष्ट्र में वो कैसे पलट सकती है, और आने वाले समय में वैसे भी चुनाव होने वाले हैं तो किस तरह से यहाँ पर जो महाराष्ट्र की जो राजनीति है वो यहाँ पर पलटने वाली है। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना चैनल को, वीडियो को चाहे लाइक करो डिसलाइक करो, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते रहना। चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो यहाँ पर जो रिजल्ट आया है ना महाराष्ट्र का वो काफ़ी ज़्यादा चौंकाने वाला है, क्योंकि देखा जाए तो 48 सीटों में से जो 30 सीटें हैं वो यहाँ पर महाविकास आघाड़ी की जो अलायंस था उसने यहाँ पर हासिल किया। महाविकास आघाड़ी में कौन कौन सी? कांग्रेस, उद्धव ठाकरे की शिवसेना, और इसके अलावा जो शरद पवार की जो एनसीपी है उसने यहाँ पर, और इसके अलावा जो एक इंडिपेंडेंट एमपी है वो भी यहाँ पर जो है ना कांग्रेस में शामिल हो गया है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो कांग्रेस है वो सबसे बड़ी पार्टी बनकर निकल कर सामने आई है महाराष्ट्र में, जहाँ पर 13 सीटें तो जो कांग्रेस ने वो जीती है, और एक इंडिपेंडेंट भी यहाँ पर कांग्रेस में शामिल हो गया है, तो उसके पास हो गई है 14 सीट। और इसके अलावा यहाँ पर जो उद्धव ठाकरे की जो शिवसेना है उसके पास आ गई है यहाँ पर 9 सीट। तो 14 और 9 कितने हो गए? 23 सीट। और इसके अलावा यहाँ पर जो 8 सीटें हैं वो यहाँ पर शरद पवार की जो एनसीपी है उसने हासिल की है। तो इसके हिसाब से यहाँ पर जो 31 सीटें हैं वो यहाँ पर आ गई है महाविकास आघाड़ी के पास। और इसके अलावा यहाँ पर बाकी जो 17 सीटें हैं वो आए यहाँ पर किनके पास आ गई है? यहाँ पर जो है ना महायुति अलायंस के पास, यानी कि बीजेपी और एकनाथ शिंदे की शिवसेना, और यहाँ पर अजीत पवार की जो एनसीपी है उसके पास, जिसमें से यहाँ पर बीजेपी के पास सबसे ज़्यादा 9 सीट आई है। और इसके अलावा यहाँ पर जो एकनाथ शिंदे है उसके पास कितनी सीट आई है? यहाँ पर आई है 7 सीटें। और इसके अलावा यहाँ पर जो एनसीपी है उसका परफॉर्मेंस सबसे बेकार रहा, उसके पास सिर्फ और सिर्फ 1 सीटें आई है। तो इस तरह से यहाँ पर जो है सेटबैक लगा है पूरा यहाँ पर एनडीए अलायंस को। यहाँ पर बहुत ज़्यादा सीटों का यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा नुकसान देखने को मिला है। तो यहाँ पर ये चीज़ें जो है ना
इस तरह से जो स्लीपलेस नाइट है वो यहाँ पर सामने नजर आ रही है। किस तरह से यहाँ पर जो रिजल्ट आया वो काफ़ी ज़्यादा चौंकाने वाला है बीजेपी के लिए के साथ साथ यहाँ पर एकनाथ शिंदे की शिवसेना के साथ और एनसीपी इनके लिए बहुत ज़्यादा चौंकाने वाला है। और यहाँ पर स्लीपलेस नाइट दी है उन्होंने यहाँ पर। और यहाँ पर इलेक्शन तो यहाँ पर निमट गए हैं और यहाँ पर ओथ भी हो चुकी है, शपथ ग्रहण भी हो चुका है यहाँ पर जो है केंद्र सरकार का। लेकिन यहाँ पर जो असेंबली का जो इलेक्शन है महाराष्ट्र का वो भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा नज़दीक है, क्योंकि देखा जाए तो यहाँ पर 3-4 महीनों के बाद यहाँ पर महाराष्ट्र में चुनाव होने वाले हैं। और उसकी वजह से यहाँ पर जो महाराष्ट्र है बहुत ज़्यादा हलचल देखने को मिल रही है यहाँ पर। और उसकी वजह है यहाँ पर जो इन दो पार्टी है ना, एकनाथ शिंदे की शिवसेना और इसके अलावा यहाँ पर जो एनसीपी की जो अजीत पवार की जो एनसीपी है उसमें यहाँ पर हमें काफ़ी ज़्यादा टेंशन देखने को मिल रही है। क्योंकि जो इलेक्शन का जो रिज़ल्ट आया है ना, इसकी वजह से यहाँ पर उनके अस्तित्व को खतरा होने लगा है, बहुत ज़्यादा खतरा होने लगा है कि भाई जिस तरह से यहाँ पर जो रिज़ल्ट आया है इस तरह का अगर असेंबली में आ गया तो भाई हमारी जो सरकार है वो यहाँ पर रहेगी नहीं और यहाँ पर महाविकास अघाड़ी की जो सरकार है वो यहाँ पर बन सकती है। क्योंकि रिजल्ट ही इतना चौंकाने वाला है कि 48 में से 31 सीटें महाविकास अघाड़ी के पास है, यानी कि 50% से ज़्यादा सीटें जो है ना उनके पास आ गई है। अगर ऐसा ही यहाँ पर प्रदर्शन रहा तो यहाँ पर जो महायुति अलायंस है उसकी सरकार यहाँ पर महाराष्ट्र में नहीं रहेगी और वो यहाँ पर जो विधानसभा का जो चुनाव होने वाला है वो यहाँ पर हार जाएगी। तो ये जो चीज़ है ना वो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा स्लीपलेस नाइट दे रही है एकनाथ शिंदे की जो शिवसेना है उसको, अजीत पवार की एनसीपी को और बीजेपी को। और इसके अलावा यहाँ पर जो ओथ सेरेमनी हुई है ना मोदी साहब की, मोदी 3.0 यानी कि मोदी साहब है उनका तीसरा टर्म जो शुरू हुआ है उसमें यहाँ पर जो है ना 71 मंत्रियों की भी शपथ ली गई है, जिसमें से वेरियस पार्टी से यहाँ पर मंत्री को यहाँ पर जो है ना शपथ दिलाई है। जेडीयू की हो, टीडीपी की हो, जीतन राम मांझी जिसके पास एक सांसद है, गया से सांसद है, वो खुद ही सांसद है उन्हीं अकेली पार्टी के, तो उनको भी यहाँ पर शपथ दिला दी गई है कैबिनेट मंत्री की। और इसके अलावा जो दूसरी पार्टी है अनुप्रिया पटेल, पवन कल्याण की पार्टी, बहुत सारे जो पार्टियां हैं उन सब का यहाँ पर ख्याल रखा गया है। क्योंकि यहाँ पर जो सरकार है ना वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ बीजेपी की यहाँ पर जो है ना बहुमत है ना, बल्कि यहाँ पर एनडीए का बहुमत है। ये बीजेपी की यहाँ पर बहुमत के आसपास भी नहीं है, 32 सीटों का फासला है बहुमत का और बीजेपी से। तो इसकी वजह से जो बीजेपी है वो अपने अलायंस पार्टनर के ऊपर काफ़ी ज़्यादा निर्भर है। तो इसी की वजह से यहाँ पर जो बीजेपी है उसने यहाँ पर अपने जो सहयोगी दल है उनका भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखा है और उनको भी यहाँ पर भर के मंत्री पद वो दिए हैं। तो इसकी वजह से यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा टेंशन में आ गई है। क्योंकि देखा जाए तो अभी जो एनसीपी जो है अजीत पवार वाली, उसके पास यहाँ पर एक तो राज्यसभा एमपी है जो प्रफुल्ल पटेल है, वो भी यहाँ पर अजीत पवार के साथ है। और इसके अलावा यहाँ पर अभी लोकसभा चुनाव में एक एमपी उनका बनकर आया है। तो इसकी वजह से यहाँ पर उनके पास 2 एमपी हो गए हैं। लेकिन उनको यहाँ पर क्या मिल रहा है पद, उनको यहाँ पर मिल रहा है मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज का पद मिल रहा है, जो यहाँ पर कैबिनेट मंत्री से नीचे होता है। लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए तो प्रफुल्ल पटेल है वो फुल कैबिनेट मिनिस्टर थे यूपीए सरकार में, यानी कि 2004 से लेकर 2014 तक मनमोहन सिंह की सरकार जो थी उसमें वो फुल कैबिनेट मिनिस्टर थे। तो इस तरह से अगर उनको यहाँ पर मिनिस्टर ऑफ स्टेट बनाया जाएगा इंडिपेंडेंट चार्ज वाला, तो ये जो है ना उनका डिमोशन होगा। तो ये बिल्कुल भी एनसीपी बिल्कुल भी नहीं चाहती कि भाई यहाँ पर जो है ना हमारे पास इस तरह का अनुभव है। प्रफुल्ल पटेल साहब के पास फुल टाइम कैबिनेट मिनिस्टर थे, तो कैबिनेट मिनिस्टर से नीचे तो हम यहाँ पर जो है ना मानेंगे नहीं। तो इसकी वजह से यहाँ पर जो है ना टेंशन देखने को मिली। हालांकि देखा जाए तो एनसीपी ने ये उम्मीद लगा रखी है कि अभी यहाँ पर जो है ना 80 मंत्री बनाने की पॉसिबिलिटी है। और यहाँ पर अभी जो शपथ दिलाई गई है वो 71 मंत्रियों को दिलाई गई है। तो अभी यहाँ पर जो कैबिनेट है उसमें रीशफल होगा, तो हम यहाँ पर उसका वेट करेंगे। अभी यहाँ पर जो मंत्री पद हमें दिया गया है वो हमें बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। तो इस तरह से यहाँ पर जो एनसीपी है उसने यहाँ पर अपना जो कैबिनेट मिनिस्टर का जो पद था, मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्जेस, उसका जो पद था उसको यहाँ पर रिजेक्ट कर दिया है। तो यहाँ पर अभी जो एनसीपी है अजीत पवार वाली वो यहाँ पर एनडीए के साथ तो है, लेकिन उसके पास अभी कोई भी पद यहाँ पर नहीं है। और इसकी वजह से यहाँ पर जो है ना टेंशन देखने को मिल रही है हमें एनडीए में। और इसी तरह से यहाँ पर जो एकनाथ शिंदे की जो शिवसेना है उसके पास यहाँ पर 7 लोकसभा के एमपी है, लेकिन उसको यहाँ पर ये उम्मीद थी कि भाई हमें यहाँ पर एक कैबिनेट मंत्री का पद मिलेगा और एक मिनिस्टर ऑफ स्टेट का पद मिलेगा। लेकिन यहाँ पर उसको सिर्फ और सिर्फ एक मिनिस्टर ऑफ स्टेट का पद यहाँ पर दिया जा रहा है, जो यहाँ पर एकनाथ शिंदे को मंजूर नहीं है कि भाई यहाँ पर हमें एक कैबिनेट मिनिस्टर तो बना चाहिए ही चाहिए, एक कैबिनेट मिनिस्ट्री चाहिए ही चाहिए। तो इस तरह से यहाँ पर जो है ना वो भी अनहैप्पी है। लेकिन यहाँ पर उन्होंने कहा है कि भाई ये जो हमारा जो अलायंस हुआ है वो अनकंडीशनल हुआ है, यहाँ पर हम यहाँ पर इंतज़ार करेंगे और देखेंगे कि भाई यहाँ पर हमारे लिए क्या क्या पॉसिबिलिटी है।
लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो इस तरह की जो टेंशन है वो तो है ही इनके पास, क्योंकि यहाँ पर जो एक्सपेक्टेशन है वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हाई है, क्योंकि इस बार जो बीजेपी है वो काफ़ी ज़्यादा दबाव में है, क्योंकि उनके पास यहाँ पर मेजॉरिटी नहीं है। लेकिन यहाँ पर फिर भी देखा जाए तो जो उनके सहयोगी दल है वो यहाँ पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई हम यहाँ पर उम्मीद करते हैं कि भाई एक कैबिनेट मंत्री का पद मिले और एक जो है ना इंडिपेंडेंट मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज मिले। तो ये जो है ना पॉसिबल नहीं हुआ एकनाथ शिंदे के लिए, तो यहाँ पर जो है ना अनहैप्पी है वो। लेकिन फिर भी यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर उम्मीद है कि भाई हमारा जब जो है रीशफल होगा जब कैबिनेट का, उसमें हमारा भी ख्याल रखा जाएगा। तो यहाँ पर ये इंतज़ार कर रहे हैं। और इसी के साथ ही यहाँ पर जो शरद पवार के जो ग्रैंड नेफ्यू है उन्होंने यहाँ पर तो ये भी कह दिया है कि भाई यहाँ पर जो अजीत पवार की जो एनसीपी है उसके यहाँ पर बहुत सारे जो एमएलए है वो हमारे संपर्क में है। तो इसकी वजह से यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा चिंता जताई जा रही है कि भाई यहाँ पर जो अजीत पवार की जो पार्टी है एनसीपी, उसमें यहाँ पर फिर से टूट ना हो जाए, और जो टूट होगी वो यहाँ पर शरद पवार में मिलने के लिए होगी। क्योंकि देखा जाए तो जो इलेक्शन का जो रिज़ल्ट आया है ना, उससे यहाँ पर जो एमएलए हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा चिंतित हो गए कि भाई हमारी असेंबली से यार यहाँ पे कांग्रेस के एमपी बन के जा रहे हैं, एनसीपी के एमपी बन के जा रहे हैं शरद पवार की एनसीपी से, और उद्धव ठाकरे की शिवसेना से एमपी बन के जा रहे हैं। तो जब यहाँ पर असेंबली के जो इलेक्शन होंगे तो उसमें हमारा क्या हाल होगा, हमारी तो जमानत जब्त हो जाएगी। तो यहाँ पर ये जो टेंशन है वो यहाँ पर एनसीपी के जो एमएलए हैं उनको भी यहाँ पर है। तो इसी वजह से यहाँ पर ये खबर छन कर आ रही है कि भाई यहाँ पर जो एनसीपी के जो विधायक है वो यहाँ पर शरद पवार की जो एनसीपी है उसके साथ यहाँ पर जो है ना संपर्क में है। अगर ऐसा होता है ना तो इस तरह से यहाँ पर जो शरद पवार है वो यहाँ पर बहुत बड़ा गेम खेल सकते हैं सरकार के साथ, और आने वाले समय में हो सकता है कि सरकार गिर भी जाए। और इसके अलावा यहाँ पर जो संजय राउत है, जो उद्धव ठाकरे की जो शिवसेना है उनके यहाँ पर जो है ना दूसरे नंबर के सबसे पावरफुल नेता है, तो उन्होंने यहाँ पर एकनाथ शिंदे की शिवसेना के साथ कहते कि भाई हमारा जो संपर्क है ना एकनाथ शिंदे के बहुत सारे विधायकों के साथ है। हालांकि देखा जाए तो बाद में ये जो क्लेम है वो डिसमिस कर दिया गया था, लेकिन यहाँ पर जो अंदर खाने की जो खबर है वो यहाँ पर जो है ना इस तरह के ही सामने निकल कर आती रहती है। और यहाँ पर जब तक जो है ना एनडीए में है एकनाथ शिंदे, तो तब तक ऐसा तो नहीं कहेंगे कि भाई हाँ हम जो है ना इनके साथ संपर्क में हैं। तो यहाँ पर सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर अंदर खाने होती रहती है और यहाँ पर संपर्क में हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एनडीए में अपनी स्थिति को जो है ना बनाए रखने के लिए यहाँ पर जो है मना कर दिया जाता है कि भाई हमारा जो है ना ऐसा कोई भी क्लेम नहीं है। और अभी रिसेंटली तो यहाँ पर अजीत पवार ने यहाँ पर अपने जो चाचा है शरद पवार उनकी तो तारीफ भी कर दी थी कि भाई यहाँ पर बहुत बढ़िया आदमी है ये, हम यहाँ पर कैंग्रेचुलेट करते हैं इस तरह से। तो इस तरह से देखा जाए तो जो अजीत पवार है उसका दिल भी यहाँ पर जो है नरम होता जा रहा है अपने चाचा की तरफ कि भाई यहाँ पर जो चाचा है हमारे बहुत बढ़िया आदमी है। तो इस तरह से उन्होंने एक होप बना दी है कि भाई यहाँ पर जो अजीत पवार की जो एनसीपी है वो आने वाले समय में हो सकता है कि शरद पवार की जो एनसीपी है उसके साथ यहाँ पर जो है ना मर्जर कर ले। और इसी के साथ ही यहाँ पर जो है ना जो एकनाथ शिंदे की शिवसेना है और जो उद्धव ठाकरे की शिवसेना है उसको मिलाकर यहाँ पर पोस्टर भी बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूट किया गया है और बताया गया है कि आने वाले समय में जो एकनाथ शिंदे की जो शिवसेना है वो यहाँ पर उद्धव ठाकरे की जो शिवसेना है उसके साथ यहाँ पर मर्जर कर लेगी। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है ना स्पेकुलेशन लगाया जा रहा है कि भाई यहाँ पर जो है ना हमें ये चीज़ें देखने को मिल सकती है। तो भाई यहाँ पर जो इलेक्शन का जो रिजल्ट आया है ना उससे यहाँ पर महाराष्ट्र की राजनीति में भूचाल ला कर रख दिया है। और यहाँ पर देखा जा रहा है कि भाई यहाँ पर जो अलायंस है उसमें यहाँ पर हमें क्रैक्स देखने को मिल रहे हैं। और जो क्रैक्स आ रहे हैं वो यहाँ पर अजीत पवार की एनसीपी और एकनाथ शिंदे की शिवसेना में हमें देखने को मिल सकते हैं और आने वाले समय में। और ऐसा तो यहाँ पर लीडर ऑफ अपोजिशन जो कांग्रेस के हैं उन्होंने भी यहाँ पर कह दिया कि आने वाले कुछ महीनों में यहाँ पर जो एकनाथ शिंदे और एनसीपी अजीत पवार की जो एनसीपी है उसके यहाँ पर 40 से भी ज़्यादा विधायक जो है ना अपनी जो पेरेंट पार्टी है उसमें यहाँ पर वापस से लौट जाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर जो लोकसभा का जो रिज़ल्ट आया है ना उससे यहाँ पर महाराष्ट्र की जो राजनीति है वो यहाँ पर थोड़ी सी इधर उधर हो गई है, दाएं बाएं हो गई है। और आने वाले समय में यहाँ पर जो है ना हमें पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी देखने को मिल सकती है। आई होप आपको ये बातें समझ में आ गई। अगर वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर देना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपके एक सब्सक्रिप्शन से हमें आगे कॉन्टेंट बनाने की मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेशियस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।